नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान किताब का जो अध्याय फर्स्ट हमने शुरू किया था उसमें पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पाल वंश। इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 650 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल के बाद पाल वंश की राजशक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमण के कारण क्षीण होने लगी। क्षीण मतलब खत्म होने लगी या उनका पतन होने लगा। नवें राजा महीपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई। पाल वंश राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षक प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नयपाल के राज्य में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहाँ भी गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। अब है राष्ट्रकूट वंश। इस राजवंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में की। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि एक प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो दंतीदुर्ग ने। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए। दंतीदुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे। वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और 5वें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पाल शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। उसने राष्ट्रकूट के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोघ वर्ष शांति प्रिय था। जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। उसी ने मान्यखेत मतलब मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। तो यह राष्ट्रकूट वंश जो है चौथा लघुत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर भी है। निशान लगा हुआ है, आप भी लगा लीजिए। आगे देखिए, अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महीपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया।
12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा यानी बल्लराज संबोधित किया। अब है गुर्जर प्रतिहार वंश। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट प्रथम नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई। अतएव इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। वत्सराज इस वंश का प्रथम शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले आया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से 19 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से जाना जाता था और जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे कि सुलेमान जो है वो किसके समय भारत आया, तो उसका आंसर होगा नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था मिहिर भोज, उसके नाम से। उसके समय में जो सुलेमान है वो भारत आया था। अगला सम्राट महेंद्रपाल था, जो कपूर मंजरी नाटक की रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। महेंद्र का पुत्र महीपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महीपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं भोज द्वितीय, विनायकपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महीपाल द्वितीय तथा विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गण के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचनपाल को गद्दी पर बिठाया। कन्नौज में गहड़वाल अथवा राठौर वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्दश में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब है चोल वंश, जो उत्तर दिशा के थे। यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्य थे पांड्या व चेर अथवा केरल। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। इसे अंडरलाइन करेंगे। कार्यकाल चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली।
उसने सिंहल से युद्ध किया और युद्धबंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। वह चोलों की राजधानी को उरगपुर से कावरीपत्तनम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। पल्लव नरेश जो कभी भी हारा नहीं, उसने हराया था। किसने? आदित्य ने। चोल राजा विजयपाल के पुत्र जो था आदित्य, उसने पल्लव का जो नरेश था, जो कभी हारा नहीं, उसे युद्ध में हराया था। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया। उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया। चोल राजराज प्रथम संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। उसके पुत्र को और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी, जिसने पेंगू, मर्तमान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके ओड़ यानी उड़ीसा, दक्षिण कोसल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक पहुंची। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को कुंडल संगम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम को प्राप्त हुआ। राजेंद्र कुलोत्तुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कुलोत्तुंग ने चाणक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापना की, उसने 40 वर्षों तक शासन किया। चोल प्रशासन, इसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब एक मानचित्र दिया हुआ है गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट साम्राज्य, उसे आप अच्छी तरह से देखोगे। नीचे की तरफ राष्ट्रकूट और ऊपर जो है गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका साम्राज्य था। तो जो भी अंडरलाइन करवाई गई लाइनें हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।